हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार झा। रिसेंटली एनटीए ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है यूजीसी नेट के लिए, और हर बार की तरह इस बार भी कुछ टॉप स्टूडेंट ने, कुछ 1% स्टूडेंट ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आज हमारे साथ कन्वर्सेशन में है शुभम सोनी, जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है विद जेआरएफ। चलिए वेलकम करते हैं शुभम का अपने इस शो में। हेलो शुभम, बहुत सारी थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपके इस एग्जाम को क्रैक करने पर। कैसा लग रहा है आपको? सर। काफी अच्छा फील हो रहा है सर हमें। ये हमारी पहली सक्सेस है सर। हमने पहली बार कोई एग्जाम दिया है, उसमें हमें सक्सेस प्राप्त की है सर हमने। फर्स्ट टाइम एग्जाम अच्छा दिया लग है? रहा है फर्स्ट टाइम। ओके, तो मतलब इसके पहले भी आपने एग्जाम नहीं दिया था इसको? नहीं सर, मैंने क्या था, मेरा एमएससी मास्टर्स में मैंने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया था सर नेट का। तो सर बट मुझे कोई नॉलेज ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि सर मैं बीएससी की हुई है सर। मैंने कभी ज्योग्राफी पढ़ी हुई नहीं थी सर, कभी भी। तो इतना नॉलेज नहीं था सर काफी मेरे को। तो उस ग्रेट। वक्त सर मेरे उस वक्त ओनली 30 क्वेश्चन ठीक थे सर उस वक्त मेरे। हाँ। फिर मैंने सर अब तैयारी करके दिया था सर मैंने एग्जाम सर। ओके ओके ओके। तो मतलब एग्जाम में पहले आप अपीयर हो चुके थे, लेकिन एक हाँ फाइनल अपीयरेंस जो था वो आपका ये वाला था। इसको अच्छे से हाँ प्रिपेयर किया था आपने और फाइनली आपका जेआरएफ भी हुआ। हाँ। ग्रेट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है शुभम कि एक ही बार एग्जाम थैंक यू में सर। बैठे, अच्छे से तैयारी करके बैठे और एग्जाम को क्वालिफाई किया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो शुभम, सबसे पहले हमारे लर्नर्स जानना चाहेंगे आपके बारे में। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। सर माई सेल्फ शुभम सोनी एंड बिलोंग्स टू महुआ, मतलब नियर जयपुर है सर। ये तो जयपुर के पास पड़ता है। हम्म। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन सर अपने घर पे ही रह के तैयारी की है। ऑनलाइन ऑनलाइन पूरी ऑनलाइन तैयारी करी है सर मैंने। हम्म। मेरी स्ट्रेटेजी ये, मतलब ज्योग्राफी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। हम्म। मैंने ग्रेजुएशन, मतलब साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मुझे हम्म। ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं आती थी। तो सबसे बेसिक्स मैंने है ना एनसीईआरटी पकड़ी थी सबसे पहले मैंने। हम्म। एनसीईआरटी को फॉलो किया था। हम्म। कंडीशन ये थी सर मेरी कि है ना, एनसीईआरटी 6 क्लास चैप्टर, मुझे है ना ओशंस के बारे में पता नहीं था उस वक्त। ओशन से पांच पांच क्वेश्चन थे अपने सर। ओके कंडीशन ये थी सर हमारे पास। ओके। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि शुभम सोनी एक टाइम पे उस कंडीशन पे थे जब ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता था, और आज यस ज्योग्राफी में सर, आप एबीसीडी भी। आपने जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। मतलब लग यस नहीं सर। रहा है आपको कि आपने लाइफ में क्या अचीव कर लिया है? बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत लंबे समय तक करते हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाता है। क्या मानते हैं आप इसे? ये आपकी हार्ड वर्किंग थी, डेडिकेशन थी, या इसमें आपका कुछ लक फैक्टर भी था? सर लक फैक्टर तो होता ही है, बट सर मेरे पापा ने सर मेरे काफी हेल्प की हुई है सर। मोटिवेशन काम में पापा करते थे सर, हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते थे सर। हम्म। पापा दीदी सब मोटिवेट करने का काम था सर इनको सर, मेरे को सर हम्म। बहुत मोटिवेट करते थे सर। इससे थोड़ा सा पुश मिलता था सर बहुत आगे बढ़ने के लिए। कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है शुभम मुझे यहाँ पे। पापा से आप जुड़े कैसे सर? हुए हैं, जनरली बॉयज मम्मी से, अपनी मदर से जुड़े हुए अटैच होते हैं। पापा से आपका रिलेशन काफी स्ट्रांग दिख रहा है। एक एक कॉन्ट्रडिक्शन हाँ सर। जनरली देखने को मिलता है। नहीं सर, मैं पापा को मतलब पढ़ाई की मैं अपने पापा थोड़े से स्मार्ट है सर, थोड़े से पापा में बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं सर। ओके तो ओके। सर वो ज्यादा पुश करते हैं सर मेरे को पढ़ाई के लिए तो। हम्म। डेफिनेटली फादर का रोल तो होता ही है, बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ सर। अपने स्टूडेंट्स को हमेशा फॉरवर्ड करना, आगे करना, पढ़ाना लिखाना, उन्हें गाइड करना, और इस मामले में आप बहुत लकी हो, मैं देख पा रहा हूँ। ओके, तो शुभम, आपके एकेडमिक्स के बारे में हमें कुछ बताइए। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, बीएससी मैंने की हुई है हम्म। राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। उसके हम्म। बाद सर मैंने एमए मास्टर्स की हुई है प्राइवेट। इंडिपेंडेंट स्टूडेंट था सर मैंने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं की थी सर मैंने। हम्म। कॉलेज ज्वाइन नहीं की थी, पर मैं जयपुर में मैं कंपटीशन की तैयारी करता। फर्स्ट ईयर में कंपटीशन की तैयारी की थी सर मैंने। हम्म। जैसे उससे मैं ज्योग्राफी की एबीसीडी तो पता लगा सर थोड़ा मेरे को, एनसीईआरटी और थोड़ी वहाँ पे पढ़ के थोड़ी हाँ। ज्योग्राफी की एबीसीडी प्राप्त करी सर मैंने। हम्म। कुछ मेरे एक सर थे, उन्होंने ज्योग्राफी अच्छी कर दी। सौरभ सर थे सर मेरे सर। हम्म। हम्म। उन्होंने ज्योग्राफी बहुत अच्छी की थी सर उन्होंने मेरी। हम्म। उसके बाद थोड़ी बेसिक नॉलेज मिलने के बाद सर फिर मैंने ना फिर एग्जाम दे दिया सर। थोड़ी बेसिक उसके बाद फिर तो सर कोई कोई उस एग्जाम का मतलब नहीं था सर। बिल्कुल मैंने 1% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया था सर उस वक्त। अच्छा। थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। पेपर 1 तो मैंने पढ़ा ही नहीं था सर अच्छा। उस वक्त हम्म। सर मैंने।
उसके बाद फिर मैंने दिसंबर में तैयारी चालू करी और रिजल्ट आ गया था दिसंबर को सर। क्या बात है, दिसंबर लास्ट ईयर से स्टार्टिंग किया था आपने प्रिपरेशन, हाँ और यस सर। दिसंबर इस साल रिजल्ट भी आ गया दिसंबर 1 को। हाँ क्या सर। लगता है शुभम आपको, अगर कोई एक स्टूडेंट जो ज्योग्राफी की जी भी ना जानता हो, एबीसीडी भी ना जानता हो, कितना समय लगेगा अगर वो इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहे तो? हाफ एंड मतलब 1.5 ईयर तो लग सकता है सर। 1.5 साल में आराम से कर सकता है सर कोई इसमें। कर सकता है, हाँ कर सर सकता है, मैं नहीं आराम से जानता। कर सकता है, आपने कहा वो आराम से कर सकता है ना? मतलब हाँ अगर सर। 1.5 ईयर तक और 1 ईयर तक अगर हम डेडिकेटेड अपने इस यूजीसी नेट के हाँ सिलेबस को देते हैं, अगर जितने भी यूनिट्स हैं यस सर। सभी को अगर डेफिनेटली अगर हम प्रॉपर टाइम देते हैं तो 1.5 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होगा। यस सर। एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकता है, कर सकता है डेफिनेटली, जैसा कि शुभम के साथ हुआ है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। शुभम का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है कि एमएससी किया, उसके बाद प्राइवेट उन्होंने मास्टर्स किया। प्राइवेट का मतलब सिर्फ घर पे रह करके पढ़ाई की, स्टडी मटेरियल्स को खुद से पढ़ा, लेक्चर्स कुछ नहीं थे, कॉलेज लेक्चर्स कुछ भी नहीं थे। तो बड़ा ही मतलब डेडिकेशन यहाँ पर आपने दिखाया शुभम इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन किस टाइप के लोगों के आप कांटेक्ट में थे? जैसे होता है ना, कई बार हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई बार हम एकदम कट ऑफ हो जाते हैं पूरी तरीके से, कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ाई करो और किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ भी नहीं करना। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ सर मैंने अपनी सोशल साइट सारी बंद कर दी थी सर। मैंने नो फेसबुक नो इंस्टाग्राम ओनली व्हाट्सएप पे एक्टिव था सर बस मैं। सोशल साइट्स बंद कर दिए थे? सोशल हाँ। वेबसाइट्स अगर कहें हम, सोशल मीडिया जो आजकल बहुत पॉपुलर है, तो पढ़ाई के साथ साथ क्या उनका त्याग करना पड़ता है, परित्याग कर दो उनको पूरी तरीके से? नहीं सर तो डिस्ट्रैक्ट मतलब कुछ जरूरी नहीं है सर, तो डिस्ट्रैक्ट होता था सर मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे सर शॉपिंग करने में, ब्राउज टाइम बहुत ज्यादा खर्च होता था। सो मैंने डिलीट अकाउंट डिलीट किया था सर। मैंने डीएक्टिवेट ने डिलीट किया था सर, अब दोबारा जाके बनाया था थोड़ा मैंने। ट्रू कल ही बनाया डेडिकेशन, था मैंने शायद। ट्रू डेडिकेशन। बिल्कुल, देखिए जो सोशल मीडिया जो सोशल साइट्स हैं, आपको पता ही है कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इतने हैं कि आपका टाइम कंज्यूम करते हैं वो। टाइम जो काम कंज्यूम अपने होता है। स्टडी पे आप फोकस होकर कर सकते हो, वो काम मतलब उसके होने से थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम होता है, प्लस आप डेविएट भी हो जाते हो डेफिनेटली कहीं ना कहीं। तो ये भी एक एक प्लस पॉइंट रहा है शुभम का, जिन्होंने कि सोशल मीडिया से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाई उस वक्त तक जब तक कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। अब ये भी शुभम ने कहा कि फिर से इन्होंने रीइंस्टॉल कर लिया है और फिर से यूज करना शुरू कर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं डेफिनेटली। तो शुभम, आप हमारे लर्नर्स डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि क्या आपने सारा स्टडी अपना खुद से ही किया या फिर आपने कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन सोर्सेज को भी यूज किए? सर ऑफलाइन ऑनलाइन सोर्सेस आपके लेक्चर्स, आपके सारे हम्म लेक्चर्स लिए थे सर मैंने। हम्म ऑफलाइन सोर्सेस मैंने बुक्स पढ़ी थी सर सारी सर मैंने। हम्म लगभग लगभग थोड़ी बुक पढ़ ली थी सर मैंने। उसके बाद मैंने एमसीक्यू पे जबरदस्त फोकस किया था सर मैंने। एमसीक्यू को मतलब जहाँ से एमसीक्यू मिलता था मैंने वहां से एमसीक्यू किए थे सर मैंने। हम्म ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था सर मेरा बस क्लियर करने हम्म। का। तो एमसीक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व कितना करना। इंपॉर्टेंट है, आप कैसे इसको देखते हो? 60% तो सर एमसीक्यू का रोल होता है सर। हम्म मतलब आप लोगों को टेक्निक आनी चाहिए कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं अपन। आप लोगों को टेक्निक आनी चाहिए कैसे अपन ये हमारा 50 मतलब ये सही हो सकता है हमारा आंसर। हम्म पूरी टेक्निक के साथ होना चाहिए सब प्रॉपर से। हम्म मतलब छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना तो आराम से क्लियर कर सकते हैं सर एग्जाम को। हम्म एमसीक्यू सॉल्व करना दैट मींस कि इम्प्रूविंग योरसेल्फ, इम्प्रूविंग लाइक इम्प्रूविंग एग्जाम में योरसेल्फ। कैसा होता है, पेपर पैटर्न कैसे होते हैं, कैसे डील करना है, जैसे आपने कहा ना कि एलिमिनेट कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को। एलिमिनेट कर सकते तो उससे क्या होगा कि आपके सक्सेसफुल होने के रेशियो बढ़ते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो पूरा पढ़ लिया फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, मैं तो इतनी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, हैं। नहीं यस हो रहा सर। है। नो, दिस मैंने टाइम। डेली हाँ। मैंने डेली बेसिस पे एमसीक्यू किए थे सर मैंने। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब मैं एमसीक्यू नहीं करता था सर। आराम से 100 या कम से कम 10-20 तो एमसीक्यू कर ही लेता था सर मैं डेली बेसिस पे सर मैं। यही बात मैं बोलता हूँ अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को कि एमसीक्यू करिए, वेदर इट इज एमसीक्यूज और इट इज पीवाईक्यूज, दोनों ही आपको काफी हेल्प करेंगे। अच्छा, पीवाईक्यू की बात यहाँ पर आई शुभम, पीवाईक्यूज को कैसे, कितना हेल्प किया पीवाईक्यूज ने, और क्या जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना? हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सर बहुत ही जरूरी होते हैं सर।
अपन सा थोड़ा एग्जाम की आइडिया लग जाता है एग्जाम आती कैसे है सब। जैसे मुझे आइडिया था थोड़ा सा है ना, अगर आपकी बार देखे ना पेपर टफ था, अगर प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो सर अपन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में तो पैटर्न आपकी बार चेंज आया था, आपको पैटर्न का पता लग जाता है कि पैटर्न आ क्या रहा है सामने। नहीं तो अपन अगर पैटर्न का पता नहीं होता ना तो फिर दिक्कत आती है। अगर डायरेक्ट एनकाउंटर होते हैं अपन एग्जाम में तो अलग लगता है, लोगों को अलग अलग फील होता है, वो गलत लगता है मेरे को। फील सेम होना चाहिए अपन को। ओके, तो अगर हम इस एग्जाम के प्रिपरेशन को डिवाइड करें कुछ सेक्शन वाइज, जिसमें कि पेपर 1, पेपर 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ऑब्वियसली पेपर 1 की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को ज्यादातर कई बार बहुत डायनेमिक है। पेपर 1 नेचर में आपको पता ही है कि उसमें सारे सेक्शंस आ जाते हैं, रीजनिंग से लेकर के मैथमेटिक्स तक और जनरल साइंस तक, आपको लॉजिक्स तक, सब कुछ, टीचिंग, रिसर्च, एवरीथिंग। तो आपके लिए कैसी रही पेपर 1 की जर्नी? कैसे आपने उसको बेहतर तरीके से तैयार किया? पेपर वन थोड़ा सा टफ पड़ता है सर, थोड़ा नॉर्मल ठीक ठाक, मतलब पेपर वन सही है सर, मतलब लेवल था उसका सर, थोड़ा दिक्कत आती थी उसको पेपर वन तैयार करने में सर मेरे को। बट मैंने ना ज्यादा नंबर नहीं आए, मैं 32 क्वेश्चन सही थे उसके पेपर वन के। और जैसे उसमें क्या डेली पेपर वन के भी मैं एमसीक्यू डेली लगा लेता था सर, मैं थोड़े बहुत सर में जैसे एमसीक्यू के मेरे काफी हेल्प करते पेपर वन में सर। जैसे ग्रेड मतलब जैसे मैं डेली एक पेपर करता था एमसीक्यू पेपर वन का, तो मैं अनअकैडमी पर जैसे सारे, जैसे अनअकैडमी जितने भी फ्री पेपर थे, पेड पेपर थे, सारे के सारे पेपर करे हुए हैं सर मैंने। 20 पेपर 20 दिन ऐसे लगा देता था मैं रेशियो सर में, जैसे 20 पेपर आ गए 20 दिन में इस पेपर को करना है, और शाम को चेक भी कर लेता था सर मैं पेपर को। चेक करना बहुत जरूरी होता था सर। पेपर वन बस एमसीक्यू से थोड़ा सा सही हो गया मेरा पेपर वन, डेली एमसीक्यू किए थे। हाँ। कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ी आपने इसके लिए? बुक पढ़ी है सर मैंने पेपर वन के लिए। हाँ। नो सर, पेपर वन के लिए सर मैंने केवीएस मदान की थोड़ी बहुत रेफर की थी, ज्यादा मैंने नहीं पढ़ी। नहीं, सही है। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के ऊपर भी फोकस करना पड़ता रहा होगा। लेंदी सिलेबस पेपर 2 का ही है, वो सिर्फ एमसीक्यू से तो हो नहीं सकता, उसके लिए कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर होने चाहिए, आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। कौन से बुक्स, स्टडी मटेरियल्स आपने फॉलो किए पेपर 2 के लिए, ज्योग्राफी के लिए? सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी फोकस की थी सर, मतलब कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुका था 2 से 3 बार सर। 2 से 3 बार मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद मैंने ना आपके लेक्चर्स भी लिए थे सर मैंने, सारे के सारे आपके लेक्चर्स। जैसे क्या हुआ था, दिसंबर में चालू हो जाता है सर प्लानिंग सर, जैसे मेरी तो आप पढ़ाना चालू कर रहे थे, तो पर मेरा टारगेट ये था कि सारे के सारे लेक्चर पहले कंप्लीट कर लूं 2 महीने के भीतर भीतर सबकी सब में। तो मैंने आपके पुराने लेक्चर्स को फॉलो किए थे सारे के सारे मैंने। दिसंबर से पहले जो लेक्चर्स थे ना आपके, सारे के सारे मैंने जनवरी या फरवरी तक मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए थे सर मैंने। 3-3 4-4 2-2 3-3 लेक्चर डेली बेसिस पे लेता था सर मैं, और उससे थोड़ा एमसीक्यू कर लेता था मैं, तो जिससे पेपर 2 मेरा कंप्लीट हो गया लगभग। और जैसे मेरी रही बात फिजिकल ज्योग्राफी में, पहले से बहुत स्ट्रांग थी सर मेरी, बस वही स्ट्रांग पॉइंट था सर मेरी फिजिकल ज्योग्राफी का, और मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिजिकल ज्योग्राफी के दम से ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ पाया सर मैं। कंपटीशन में तो फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रांग थी सर मेरी बिल्कुल। हाँ, और बाकी सब्जेक्ट्स? बाकी सब्जेक्ट आपसे क्लियर करे थे सर मैंने। बस यही था। और बाकी जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी हो गए और बाकी चीजें जो हो गई, उनको कैसे किया, कैसे तैयार किया ज्योग्राफिकल टेक्निक्स को? आपके ज्योग्राफिकल टेक्निक्स आपके लेक्चर्स थे, मुझे सर ज्योग्राफिकल टेक्निक्स बिल्कुल नहीं आती थी सर। आपके लेक्चर्स के अलावा कोई और सोर्स नहीं था ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का तो सर मेरे पास। यही सोर्स था। जैसे सारे सारे लेक्चर्स आपके लिए थे, सारी आपकी पीडीएफ पढ़ दी थी सर फरवरी तक, तो मैंने सारा कोर्स लगभग कंप्लीट कर दिया था सर मैंने। हाँ, मतलब आपने एक बार प्रीवियस क्लासेस सारी देख ली, खुद से समझ लिया क्या और कैसे कितना है, तो दूसरी बार उसको तैयार करने में, उसको स्टडी करने में काफी आसानी हो गई होगी, क्योंकि सब कुछ आपको पता चल गया कैसे और क्या चीजें हैं सामने। हाँ, मतलब आइडिया लग जाता है पूरा सिलेबस का, कैसे कैसे पढ़ना होता है, पूरा आइडिया लग जाता है सर। हाँ, पूरी प्रॉपर आपको आइडिया लग जाता है उससे। ओके, तो शुभम, पेपर 2 में आपको क्या लगा जब आपके बेसिक्स काफी स्ट्रांग हो गए? फिर आपने इस एग्जाम के क्वेश्चंस को देखा होगा, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, क्या ऐसा नहीं सर, मैं पहले दिन से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा था सर मैं तो। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था चालू कर देता कि हाँ, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे थे तो ऐसा कौन सा सेक्शन था
कि शुभम को उस सेक्शन में प्रॉब्लम हुई हो, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लगा हो कि हाँ इसमें इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है? जोग्राफिकल टेक्निक सबसे बड़ा था मेरे साथ, वो बिल्कुल नहीं आता था मेरे को, बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद सर जैसे उसके बाद थॉट तो बिल्कुल नहीं आते थे सर मेरे को सर, थॉट कोई चीज होती भी है क्या। अच्छा। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बाकी सारी सब्जेक्ट मेरे को नहीं आते थे सर, बताऊं सर मैं। तो पर मैं क्या करता था, जैसे पेपर कर रहे हैं अपन ने चालू कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं आता है, बट मुझे ये पता है कि मुझे फिजिकल ज्योग्राफी आती है मुझे। मैंने क्या करा था, फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन प्लस बेस्ट गैस। मैं तो पहले दिन से क्या कर रहा था, मैं सारे क्वेश्चन करने, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो गैस भी कैसे लगाता हूँ इसकी भी टेक्निक थी सर मेरे पास था, मतलब गैस कैसे करना है अपन को क्वेश्चन को। हाँ। तो उसमें भी 40 50 60 क्वेश्चन सही होते गए 100 में से, फिर तो अच्छा होता गया सर मेरा काम। ओके, तो अच्छा, एक सेक्शन आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब अब बाकी ज्योग्राफी को एक तरफ रख दें, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को एक तरफ रख दें, तो बड़ा सेक्शन है, वो भी काफी लेंदी है। तो उसको तैयार करने की क्या आपकी स्ट्रेटजीज थी, उसको रेडी करने का? उसको तैयार करने की स्ट्रेटजी थी सर, जैसे मैं डेली मैप पॉइंटिंग करता था सर। पहले बात तो सब घर पे मैंने मतलब कमरे में मैप सब लगा रखे हैं सर। मैंने तो एटलस लेके मैप करता रहता था सर मैं। मैप करने के बाद आपकी क्लासेस भी लेता रहता, सारी क्लासेस ली हैं सर आपकी मैंने, तो मतलब एटलस को पूरा, इंडिया वाले एटलस को मैंने एक बार आंखों से 2-3 बार देख लिया था सर मैंने, पूरा सर मैंने। तो इससे इंडिया सही हो गया थोड़ा, और आप सारे कॉन्सेप्ट जो इंडिया से था आपके क्लासेस से। हाँ, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी तो एटलस से आप थोड़ा बहुत देख के कर सकते हैं, बाकी बुक्स वगैरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो ज्योग्राफी है इंडिया की, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का जो रिसोर्सेज वगैरह, मिनरल्स वगैरह हैं, फैक्ट सर याद करी सर मैंने सर, ये सारी सर आप क्लासेस से सर मैंने सेंसस सारे वगैरह फैक्ट लिख लिए थे। हाँ, सब याद करे थे मैंने, एक कॉपी बनाई थी लास्ट में, इसको पढ़ना है। तो क्या करता था मैं लास्ट में ना, एक मतलब सारी की सारी जो फैक्ट वाली चीज होती थी ना, उस कॉपी में उतारता रहता था मैं। तो लास्ट में काफी मोटी कॉपी हो गई मेरी, उसी को पढ़ा लास्ट में मैंने 5-7 दिन तक। तो मैंने वो और फिर नोट्स ज्यादा थे मैं पढ़ाई आपके, नहीं। वो शॉर्ट नोट्स थे, बुलेट पॉइंट्स थे, हाँ जो सर, कि एग्जाम के पहले रिवाइज करने में काफी हेल्प। मैं क्लास में भी बोलता रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि ड्यूरिंग द क्लास लेक्चर्स ही आप इन चीजों को तैयार करते रहो, तो इससे आपका बाद का टाइम सेव हो जाएगा और आप उस टाइम को किसी दूसरे टाइप के स्टडी में यूज कर सकते हो। तो इस बार थोड़ा सा हो गया ना शुभम, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कि सेंसस से क्वेश्चंस ही नहीं है, सेंसस से क्वेश्चन ही ये नहीं दुख हुआ पूछा सर, गया। काफी दुख हुआ सर इस बात को तो मेरे को। दिल को मैंने बहुत धक्का मेहनत लगा की थी। होगा, ओह क्या हो गया, इस बार तो सेंसस ही नहीं पूछा, इतना प्रिपेयर किया था, इतना तैयार किया था। मैंने मैंने बहुत याद पूरा रटा हुआ था सारा का सारा सेंसेस तो मेरे को, पर कुछ भी नहीं आया सर। कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर इतना अच्छे से मैंने पढ़े थे हम लोगों ने। हाँ, आइडिया ये लगाया हुआ था सर, 15 क्वेश्चन तो उस कॉपी से आएंगे सर, मेरी कॉपी से जो मैंने बनाई है। पर उस कॉपी से मात्र 5 से 7 क्वेश्चन ही आ पाए सर मेरे को। कोई बात नहीं, उतने क्वेश्चंस आ गए, वो भी एक तरीके का आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स है ना। खुद के बनाए हुए नोट्स को आप कैसे देखते हो शुभम, की मतलब जरूरी है खुद का नोट्स बनाना? आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, लेकिन क्या जरूरी है, नेसेसरी है ये पेपर सर खुद आपके के लिए? नोट्स तो खुद की जरूरी होते हैं सर, किसी के बिना नहीं चलेगा सर मैं तो। नहीं हो सकता। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा भी तो सोचते हैं कि अरे इतना कौन लिखे, इतना लिखने में तो हाथ सब दर्द करने लगेगा, और इतना लिखने के बाद फिर पढ़ाई करने का मन नहीं रहेगा। तो नोट्स मेकिंग मुझे लगता है कि आपको अपने स्टडी के साथ साथ डेली आपको आधे घंटे से 1 घंटे तक देना चाहिए डेली। वो कहते भी है ना कि एक बार अगर आप रीडिंग करते हो या एक बार अगर आप सुनते हो, तो जो जितना इम्पैक्ट पढ़ने का और सुनने का पड़ता है, उसका डबल इम्पैक्ट लिखने से पड़ता है, राइटिंग से लिखने पड़ता का पड़ता है सर, है है। ये हाँ, सर। डबल इम्पैक्ट पड़ता है डेल उसका। डेल का नियम, डेल का पेपर 1 में डेल का एक्सपीरियंस भी तो यही कहता है सर, हाँ, राइटिंग प्लस लिसनिंग प्लस पढ़ो सही, बहुत जरूरी। बिल्कुल। 50% लर्न तैसे जाता है सर। डेल्स कोन जो था, बिल्कुल पढ़ा भी था हम लोगों ने पेपर डेल 1 में। हाँ, डेल्स कोन। बढ़िया है, अच्छा है शुभम, काफी अच्छी रोचक बातें हो रही हैं। ऑफ द बीट कुछ बातें करें। यस सर, पूछिए सर। शुभम को क्या पसंद है, बॉलीवुड की हॉलीवुड? मेरे को हॉलीवुड पसंद है सर। हॉलीवुड पसंद है। तो सारे ये जो क्रिएटिव आइडियाज है सारे हॉलीवुड से लिए हुए थे आपके? क्रिएटिव आइडियाज कैसे सर? जैसे क्रिएटिव आइडियाज आपके स्टडी कैसे करने हैं, एलिमिनेशन कैसे करना है, या फिर गेसिंग पावर, जो आपने कहा गेसिंग पावर्स है ना, अलग तरीके से खुद का डेवलप किया हुआ, खुद से गेसिंग पावर।
Yes, शुभम को पुराने गाने Hollywood। पसंद है, ओल्ड एवरग्रीन सॉन्ग पसंद है कि न्यू आजकल के रॉकिंग? मेरे को पुराने गाने पसंद है सर, बहुत ज्यादा। पुराने गाने पसंद। अच्छा, पुराने गाने गानों सुनता से, रहता हूँ सर। हाँ शुभम, गानों से एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या पढ़ते वक्त, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पढ़ते वक्त सॉन्ग प्ले कर देते हैं, गाना सुनते हैं, क्या वो हेल्प करता है स्टडी में या वो एक निगेटिविटी क्रिएट करता है? सर मैं कभी गाने नहीं, पढ़ते वक्त गाने नहीं सुनता, मेरे को बिल्कुल घड़ी की आवाज तक पसंद नहीं थी पढ़ते वक्त तो सर मेरे को सर। अगर घड़ी की आवाज साइलेंस। करी ना, उसकी सेल निकाल के बगल में रखा, तू चुप हो जाता उसमें। हाँ साइलेंस पसंद है सब मेरे को भी। हाँ, अच्छा, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। साइलेंस होना चाहिए एक बिल्कुल स्टडी में, हाँ है ना, एक बिल्कुल। इन्वायरमेंट होना चाहिए स्टडी जिससे आपका मूड बना रहे पढ़ाई करने का। हर चीज का एक मूड होता है, वैसे पढ़ाई का भी अपना एक मूड है, एक इन्वायरमेंट है, अगर वो नहीं होगा सो डेफिनेटली आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे। स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा यहाँ इस प्लेटफॉर्म से उन स्टूडेंट्स को जो घर में रह करके, जिनके यहाँ फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, आइसोलेटेड, या हम कहें कि न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट नहीं है आपके आपके घर में, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा कोई कॉर्नर ढूंढना चाहिए अपने स्टडी रूम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, जहां पर कि सिर्फ आप हो और आपके स्टडी मटेरियल्स हो, तभी आप कंसंट्रेट कर सकते हो स्टडी के ऊपर, फुल्ली कंसंट्रेट कर सकते हो। शुभम, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑफ द बीट, आपको विराट कोहली पसंद है या फिर अनुष्का? मेरे को सर मुश्किल, टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन क्या यूजीसी नेट ज्योग्राफी के क्वेश्चन से भी टफ है? टफ है, काफी टफ है ये क्वेश्चन तो सर। काफी टफ है, तो हम कह सकते हैं अनुष्का और विराट दोनों, विरुष्का दोनों पसंद है। ओके ओके ओके। अच्छा शुभम, एक चीज यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, कई बार होता है हम पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं ना, हमारे पास पेपर 1 है, पढ़ लिया अच्छे से, 2-4 बार पढ़ लिया, पेपर 2 है, अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन इतना पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? कहाँ से लाते थे आप इतना पढ़ने का मोटिवेशन, कैसे किया आपने? मोटिवेशन यही था सर कि आगे मुझे जेआरएफ का सही मैं ये सोचा था जेआरएफ एक बार सीढ़ी है सर, आगे बहुत कुछ करना है, अगर यही नहीं किया तो फिर आगे क्या कर पाएंगे सर। मतलब ये मोटिवेशन था, और पापा का मोटिवेशन था, पापा मम्मी घर वाले फोकस करते थे, दीदी भी फोकस करती थी पढ़ाई कर, मतलब पढ़ाई का माहौल है सर मेरे घर में सर। दीदी भी एमबीबीएस कर रही है सर, तो सर थोड़ा मेरा भी मन था मैं भी कुछ करूँ सर, आगे इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाऊं सर, थोड़ी बहुत सर मैं, हाँ, मेरा मन था सर। सो फाइनली तो थोड़ा आपने अपनी, मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं होता ही है। गोल, लक्ष्य हम कह सकते हैं, अपना टारगेट खुद का, खुद को एस्टैब्लिश करना, फ्यूचर में खुद को उस जगह पे देखना जहां पर कि आप कभी सोचे हो कि मुझे ये चीज करनी, ये अचीव करना है, तो डेफिनेटली अपना गोल हमें अपने माइंड में स्टिक करके चलना है, ताकि वो हर बार आपके सामने हो, जब भी आप लो फील करें, जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें, तो हमेशा अपने उस गोल को हमें याद रखना चाहिए कि हमने क्या सोच करके ये जर्नी स्टार्ट की थी, हम क्यों यहाँ तक आए हैं, हम क्यों इस मैं तो हाँ डायरी हाँ मैं तो डायरी बनाता था, सारी सारी चीजें लिखता था सर, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है, मतलब मतलब क्यों, मतलब सारे गोल्स क्यों बना रहा हूँ सर, एक चीज लिखता रहता था सर मैं तो डायरी में सर। मैं तो अपनी में काफी मोटी डायरी बनी हुई है सर बेबी सर वो। तो अब क्या जब इससे, लास्ट में जब जेआरएफ क्लियर हुआ तो मैंने लास्ट में टिक लगा के क्लियर जेआरएफ, अब नेक्स्ट गोल, ऐसे चला सर मैं। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा स्टूडेंट्स को करना चाहिए, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके ही अपने लाइफ के बड़े गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं, योर अल्टीमेट टारगेट। एंड डेफिनेटली अल्टीमेट टारगेट सिर्फ जेआरएफ नहीं होगा, बट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, ये एक शुरुआत है जो आपको एक ऐसे चौराहे पर ला करके खड़ा करती है जहां से आपके पास मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, आप किधर को भी जा सकते हैं। और ऐसे सिंपली अगर आपके पास सिर्फ मास्टर्स है, सिर्फ आपने एम या एमएससी किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके पास उतने रास्ते नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड वे होते हैं आपके पास जाने के लिए, बट आफ्टर क्लियरिंग जेआरएफ आपके पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं। जैसे वो पेपर 2 में सब्जेक्ट ज्योग्राफी में ग्रिफिथ टेलर का रहा होगा, है ना, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, कि एक ऐसा चौराहा है जहां पर आपको रुकना है, देखना है, फिर आगे बढ़ना है, तो वही है जेआरएफ, एक स्टॉपेज है जहां पर आपको आगे जाना। स्टॉप एंड यस, को डिटर्मिनेशन। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ओके शुभम, बहुत सारी बातें हुई, अब यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ चल रहे हैं। बीइंग अ टॉपर, एक जेआरएफ क्वालिफाई करना
और उसके बाद टॉप कैटेगरीज में आना, टॉप लिस्ट में आना, सिर्फ 1% टोटल जो स्टूडेंट होंगे इंडिया के जिन्होंने जिस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है ज्योग्राफी में। तो टॉप लिस्ट में आने की खुशी और उसके साथ साथ आप अपनी तरफ से हमारे लर्नर्स के लिए मोटिवेशन के तौर पर क्या स्ट्रेटजीज बताना चाहेंगे जिससे वो फॉलो करें और अपने इस एग्जाम को क्लियर करें? स्ट्रेटजीज मेरी ये रहेगी सर, जितने हो सके उतने एमसीक्यू लगाने चाहिए सर, जहाँ में जाए वहाँ एमसीक्यू लगाओ सर। पहली बात तो ये, एमसीक्यू लगाने का मतलब नहीं है कि हमने एमसीक्यू लगाया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू को चेक भी करना है, उसको गलत मतलब प्रॉपर चेक करना होता है, गलत हुआ तो हुआ क्यों हमारा ये क्वेश्चन, आगे फिर आगे ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैं तो क्या करता था कि क्वेश्चन गलत हो गया ना तो भी हल्का सा थोड़ा सा ऐसा वो लगा था जैसे ये चीज मुझे याद रहे आज, जैसा कुछ भी मैं सर थोड़ा सा सर शुभम तू गंदा है, शुभम तो कुछ तुझे ये चीज नहीं होती तेरे से, तो आगे थोड़ा याद रहे आगे, तो ऐसा काम करता था सर मैं थोड़ा सा, तो मुझे चीज को याद रहे आगे गलती नहीं होनी चाहिए वाली, उसको लिख लेता था हाथ क्या, तो उसको कॉपी में लगा, मतलब जब क्वेश्चन गलत हुआ उसको काटा, मतलब कुछ ऐसा करा और तुझे शिवम तुझे इतना भी नहीं आता तुझे तो तू क्या करेगा, तो फट तो अगली बार को याद रह देती थी वो चीज, फट हो गया सर, दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू पे काफी फोकस किया था सर मैंने। बढ़िया। शुभम, चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से हमारे लर्नर्स के लिए कुछ कहें, 2 शब्द। क्या कहूँ सर मैं? बस यही कि लर्नर्स को मोटिवेट कैसे रहना है, क्योंकि एग्जाम तो क्लियर करना ही है। एक बार से अगर नहीं होता है किसी का वो क्वालिफाई, तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है ना? ये बात तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप आगे बढ़ते ही रहते लाइफ में कभी भी कोई भी चीज आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाए, ये लक बाय चांस हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ये चांस नहीं मिलते हैं, तो हमें बार बार अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहना चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। और एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अपने लाइफ को, अपने जीवन को अगर कोई चेंज कर सकता है आपके, तो वो खुद आप हैं और कोई दूसरा नहीं। तो हार्ड वर्किंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हर किसी को अपने स्ट्रगल को, हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होता है, हर किसी की अपनी एक लाइफ स्टोरी होती है। तो आज ऐसी ही हमारे साथ एक लाइफ स्टोरी थी शुभम सोनी की, जिन्होंने की जून 2020 एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्लियर किया था। तो थैंक यू सो मच शुभम, आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन आपको, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और लाइफ में हाई अचीव करते रहते हैं। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच।